हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए संस्थान में चल रहे मॉक टेस्ट के क्वेश्चन का आंसर। यहां पर आपको पेपर 1 से संबंधित 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक का आंसर मिलेगा और ज़रूरत के हिसाब से हर बार की तरह एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने सुनने को मिलेगा। इसका जो क्वेश्चन है उसका रेस्ट जो पार्ट है वो हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, जहां आपको 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक देखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा पेपर 2 मतलब कि झारखंड स्पेशल का भी क्वेश्चन हम आपके लिए अगले वीडियो में फिर लेकर के आएंगे। और झारखंड से जो क्वेश्चन है उसमें कई सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल यूनिक मिलेंगे, बिल्कुल नए मिलेंगे, जो आम किताब में संभवतः नहीं दिखता है, तो वैसे क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। लेकिन फिलहाल आप पेपर 1 से जुड़ा हुआ 50 क्वेश्चन इस वीडियो में देखिए। अगले वीडियो में हम आपके लिए फिर से 50 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आपकी तैयारी में सहायता पहुंचाएगा और इन क्वेश्चन को आधार बना करके बचे हुए टाइम में आप अपने रिवीजन को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। रिवीजन के लिए भी हम आपके लिए 50 क्वेश्चन वन लाइनर लेकर के आते हैं, वो भी एग्जाम के दौरान हम कंटिन्यू रखेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसको पहले हम आप तक पहुंचा दें, उसके बाद फिर हम वन लाइनर क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर के आएंगे। तो चलिए तैयार हो जाते हैं पेपर 1 से जुड़ा हुआ 50 क्वेश्चन देखने के लिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मिसलेनियस से है। यूएनओ का पुस्तकालय किस नाम पर है? आंसर है डैग हॉमरसोल्ज। यूएनओ पर हम वीडियो डाल रखे हैं मिसलेनियस में, आप उसको देख सकते हैं। नंबर 2, धर्म की उन्नति में सराहनीय प्रयास के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? धर्म की उन्नति के लिए सही उत्तर पहले जान लीजिए। सही उत्तर है सी, टेम्पल्टन पुरस्कार। यू थाट जो कि यूएनओ के महासचिव थे, एशिया से पहले व्यक्ति, यू थाट उनके नाम पे दिया जाता है विभिन्न राष्ट्रों में सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए। तो विभिन्न राष्ट्रों के बीच में सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए यू थाट पुरस्कार दिया जाता है। जबकि टैलर पुरस्कार जो है ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है और इस सवाल का जवाब सी है, टेम्पल्टन पुरस्कार। नंबर 3, सतत विकास की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले ग्रो हर्लेम ब्रटलैंड कौन थे? आप सबको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर नामक एक लेख के तहत ब्रटलैंड ने प्रतिपादित किया था, ठीक है, जिसको कि ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। और ये थे नॉर्वे की प्रधानमंत्री। ग्रो हर्लेम ब्रटलैंड नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी। नंबर 4, वॉलीबॉल के खेल के मैदान की माप कितनी होती है? सही उत्तर पहले, सही उत्तर है बी, 18 मीटर इंटू 9 मीटर। तो बी इसका सही उत्तर है। रेस्ट को भी आप यहां पर देख लीजिए। ऑप्शन ए 13.40 मीटर इंटू 5.18 मीटर, ये बैडमिंटन के कोर्ट का होता है। सी 34 मीटर इंटू 10 मीटर, ये खो खो के मैदान का लंबाई चौड़ाई है। और 20 मीटर इंटू 14 मीटर ये बास्केटबॉल का होता है। नंबर 5, 4 वर्षों में आयोजित होने वाला राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम पहली बार कहां और किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पहली बार ये आयोजित हुआ था 1930 में हैमिल्टन में। तो 5 का सही उत्तर है सी। नंबर 6, 22 मई 1992 को किस स्थान पर जैव विविधता पर अभिसमय पारित किया गया था कन्वेंशन, जिस कारण इस दिन को मतलब 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है बी, नैरोबी। नैरोबी मतलब कि केन्या की राजधानी। नंबर 7, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य कौन नहीं होता है? तो जो सदस्य नहीं है वह है डी, राज्यसभा का सभापति। बाकी सदस्य होते हैं, इसके अलावा और लोग भी होते हैं इसमें शामिल, प्रधानमंत्री, स्पीकर, ठीक है, ये सब लोग भी शामिल होते हैं। नंबर 8, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला द्विवार्षिक डेविड कोहेन पुरस्कार किस देश के नागरिकों को प्रदान किया जाता है? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य में है, सिर्फ इंग्लिश राइटिंग के लिए मिलता है और ये पुरस्कार लाइफ टाइम होता है और ब्रिटिश और आयरिश जो सिटीजन होते हैं उनको दिया जाता है। तो ब्रिटिश एवं आयरिश मतलब ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। नंबर 9,
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किसके नियंत्रण एवं निर्देशन में काम करती है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। ऑप्शन डी होता है। एनडीएमए का स्थापना 2005 में, आपको पता है, रिवाइज कराने के उद्देश्य से 2005 में एनडीएमए का गठन किया गया था और ये लिटरली प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करता है। गृह मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी होता है। नंबर 10, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 29 अप्रैल 1957 को कहां की गई थी? इसका नाम था केंद्रीय आपातकालीन राहत प्रशिक्षण संस्थान। केंद्रीय आपातकालीन राहत प्रशिक्षण संस्थान, CERTI इसको, और ये था नागपुर में। तो 10 का सही उत्तर है सी। नंबर 11, भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्ति और संस्था दोनों स्तर पर दिए जाते हैं। यह पुरस्कार किनके नाम पर दिया जाता है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि व्यक्ति के तौर पर जब पुरस्कार मिलेगा तो उसकी राशि होगी 5 लाख रुपया, और अगर संस्था को दिया जाएगा तो उसकी पुरस्कार राशि होगी 51 लाख। व्यक्ति के तौर पर 5 लाख और संस्था को 51 लाख। इसके साथ ही दोनों को सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र भी मिलेगा। और यह शुरू किया गया है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। नंबर 12, 2006 में गठित राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल NDRF का उद्देश्य क्या है? तो एक तो यही दिख रहा है कि NDRF की स्थापना तो 2006 में, और इसका पंचलाइन या उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है आपदा सेवा सदैव। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नंबर 13, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थिति में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मानवाधिकार से पीछे जितने भी क्वेश्चन है सब में मैंने क्वेश्चन रखा है, और सबको एक जगह कर लेंगे तो मानवाधिकार से जुड़ा हुआ सारा सवाल का जवाब मुझे लगता है कि यहां से पूछेगा तो मिल जाएगा आपको, इसलिए पीछे का क्वेश्चन भी देख करके रखिएगा। नंबर 14, राज्य मानवाधिकार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में रखा जाता है, जिस पर सदन में विचार विमर्श किया जाता है। राज्य सरकार इन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई कर रही है, इसकी सूचना कितने दिनों के अंदर देनी होती है? तो सही उत्तर है 1 माह, और अगर वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो राज्य सरकार आयोग को यह भी बताती है कि किस कारण से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो यहां आंसर है सी, 1 महीना। नंबर 15, रचनात्मक सामाजिक कार्य, ग्रामीण विकास तथा महिला एवं बच्चों के उत्थान एवं विकास के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह पुरस्कार है जमनालाल बजाज पुरस्कार। चमेली देवी पुरस्कार, ऑप्शन ए को देखिए, यह महिला पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। ग्रियर्सन पुरस्कार दिया जाता है हिंदी के क्षेत्र में वैसे व्यक्ति के द्वारा उल्लेखनीय कार्य करने के लिए जो कि अहिंदी भाषी होता है। मतलब कोई अहिंदी भाषी अगर हिंदी में उल्लेखनीय कार्य करता है तो उसको दिया जाएगा ग्रियर्सन पुरस्कार। जबकि गोविंद बल्लभ पुरस्कार जो है ये बेस्ट MP को दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। तो यहां तक 15 क्वेश्चन आपने मिसलेनियस से देखा, जहां से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे JPSC पेपर 1 में। नंबर 16, अब पॉलिटी PA से जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखिएगा आपको। निम्नांकित में से कौन कौन से संविधानेतर मतलब कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इंस्टीट्यूशन है? तो कौन कौन से संवैधानेतर और विधिक संस्थाएं हैं? ऑप्शन ए को देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये संविधानेतर है, ठीक है, लेकिन संविधान में ये मेंशन नहीं है। संविधानेतर मतलब कि संविधान से इतर, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो राष्ट्रीय विकास परिषद भी है। राज्यपाल का जो सम्मेलन होता है ये भी संविधानेतर है। आंचलिक परिषद, जोनल काउंसिल, ये भी संविधानेतर और विधिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय परिषद को आप देखिए, नंबर 4, अंतर्राज्यीय परिषद संविधानिक व्यवस्था है, क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 263 में राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। तो वो 4 नंबर अंतर्राज्यीय परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल, ये संविधान में मेंशन्ड है, बाकी 3 मेंशन्ड नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3।
नंबर 17, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है। तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है, यही इसका आंसर है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो ऑप्शन इसी के आधार पर आप देख लीजिए कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है। लोकसभा से, राज्यसभा से, दोनों जगह से हो सकता है। तो आंसर है 1 और 2। राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शुरू नहीं कर सकती है, ठीक है। जबकि नंबर 4, राष्ट्रपति के पूर्वानुमति की संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए पहले अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो 1 और 2 कहीं भी संविधान संशोधन विधेयक को लाया जा सकता है, इसलिए आंसर है सी, 1 और 2। नंबर 18, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सबसे पहले सही उत्तर जान लीजिए। सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 355 में। सी इसका सही उत्तर हो गया। अब देखिए अनुच्छेद 215 ऑप्शन ए, ये हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पर प्रस्तुत करता है। मतलब जिस तरीके से भारत के संविधान के आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है, ठीक उसी तरीके से अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है। जबकि ऑप्शन बी 325 ये मताधिकार से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि धर्म, लिंग, जाति भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा, मतलब मताधिकार का अधिकार होगा। और ऑप्शन डी ये आर्टिकल 275 ये राज्यों को संघ से अनुदान दिए जाने का प्रावधान करता है। राज्यों को जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, केंद्र के द्वारा उनको अनुदान दिया जाता है और ये अनुदान दी जाती है संसद के रिकमेंडेशन पर। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है और बाकी जो आर्टिकल है वो बड़े ही महत्वपूर्ण है। नंबर 19, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, मोटे तौर पर आप ये जान लें कि संसदीय शासन व्यवस्था मतलब वैसी शासन व्यवस्था जिसमें कि देश का प्रमुख नाम मात्र का प्रधान होता है, वास्तविक शक्ति कार्यपालिका के हाथ में होती है और ये जो कार्यपालिका होती है उसकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 क्लाउज 3 के तहत। इतना बात आप जानिए। अब इसके बाद इसका आंसर देखिए। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा ही हटाई जा सकती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। बाकी अब आपको आगे जानने का जरूरत नहीं है। संसदीय व्यवस्था क्या है, संघीय व्यवस्था क्या होता है, संघात्मक व्यवस्था क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, इसका मीनिंग जानिएगा। आपके लिए ऐसे सवालों के जवाब देने में कहीं से भी कोई कठिनाई नहीं होगी। संसदीय व्यवस्था पर भी मैंने एक छोटा सा वीडियो डाल रखा है, आप चाहेंगे तो कभी उसको देख सकते हैं। नंबर 20, भारत में स्थानीय शासन के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? देखिए यहां जो ऑप्शन लिखा हुआ आप सब जान रहे हैं। अगर आप गलती करेंगे तो सिर्फ जल्दबाजी में इस सवाल को गलत करेंगे। ऑप्शन सी को देखिए, स्थानीय निकायों में 30% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। महिलाओं को आरक्षण मिलता है, आपको पता है, 30% नहीं 33%, 1/3 मिलता है। तो आंसर आपका सी है। ऐसे सवाल मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आराम से पढ़िएगा, गलती कदापि नहीं होगा। नंबर 21, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्न में से किस विभाग या मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना हुआ था 1861 में और अलेक्जेंडर कनिंघम इसके अध्यक्ष थे और ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नंबर 22, लोक प्रशासन के विषय में किसने अपनी रचना मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसके व्यापक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है? व्यापक दृष्टिकोण का मतलब हुआ ये कि लोक प्रशासन का संबंध सरकार के तीनों अंगों मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से है, ठीक है। तो व्यापक दृष्टिकोण को किसने प्रस्तुत किया है? सबसे पहले ये देखिए कि जो 4 नाम है, बिलोवी, एल.डी. वाइट, मार्टिन मार्क्स और फेलिक्स निग्रो, इन सब ने व्यापक दृष्टिकोण को ही समर्थन दिया है। तो उस विचारधारा से सब संबंधित हैं। रहा बात मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये रचना किसकी है? तो ये रचना है फेलिक्स निग्रो की, ऑप्शन डी।
नंबर 23, किस वर्ष से यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में ऋणात्मक अंक मतलब नेगेटिव मार्किंग की शुरुआत हुई? आंसर है 2007। नंबर 24, भारत में कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन इसकी स्थापना 1962 में की गई थी और लाल बहादुर शास्त्री की मतलब उनके शासनकाल में या उनके प्रधानमंत्रित्व काल में यह कमिटी गठित हुई थी। अब उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे कस्तूरी रंगन संथानम, मतलब के संथानम। ठीक है, तो 1962 में ये कमेटी बैठी थी, लाल बहादुर शास्त्री ने के संथानम को इसका अध्यक्ष बनाया था और बाद में के संथानम के रिकमेंडेशन पर ही 1964 में, ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि के संथानम के रिपोर्ट पर ही सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किया गया था, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था 1964 में, और सीबीसी को 2003 में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये सारा काम हुआ के संथानम के माध्यम से। तो आंसर ए। बाकी देखिए योगेंद्र अलग, वाई के अलग 2000-2001 में कमेटी इनकी अध्यक्षता में गठित हुई थी और यह था कि सिविल सेवा परीक्षा के पद्धति में जो मूल्यांकन से संबंधित व्यवस्था है उसमें बदलाव के लिए, तो परीक्षा पत्ती के मूल्यांकन से संबंधित था योगेंद्र अलग समिति। एक वर्ष समिति के रिकमेंडेशन पर ही रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था और पहली बार रेल बजट और आम बजट, जहां तक मुझे याद है 1924-25 के बजट में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। आज की तारीख में रेल बजट और आम बजट दोनों अब साथ में ही प्रस्तुत होते हैं, लेकिन 24-25 में अलग किया गया था और लंबे समय तक वो अलग होता रहा। वीरप्पा मोइली द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। वीरप्पा मोइली द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे, अगस्त 2005 में बने थे। हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि पहले जो अध्यक्ष थे प्रशासनिक सुधार आयोग के वो थे मोरारजी देसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नंबर 25, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के हथियारों का प्रशिक्षण देने के लिए सेंट्रल स्कूल फॉर वेपन्स एंड टैक्टिक्स में 4 सप्ताह तक रखा जाता है। यह संस्थान कहां है? तो यह संस्थान है इंदौर। ठीक है, और बीएसएफ के अंडर में भारतीय पुलिस सेवा के मतलब आईपीएस को ट्रेनिंग दी जाती है इन हथियारों के संदर्भ में। तो इंदौर इसका सही उत्तर है। नंबर 26, किस शासक को सुंगम विवर्त कहा गया है? सुंगम मतलब कि भूमिकर, विवर्त मतलब हटाने वाला। तो सुंगम विवर्त कहा गया है कुलोतुंग प्रथम को। कुलोतुंग प्रथम को, आंसर सी इसका सही उत्तर है। यहां पर कुलोतुंग प्रथम के विषय में एक और बात जान लीजिए कि इनके शासनकाल में 1077 में 1077 में 72 व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा गया था। कई बार ये क्वेश्चन आया है इसलिए हम आपको बता दिए। धर्मपाल, इनको समकरह कहा गया है, मतलब समान रूप से कर लगाने वाला। ठीक है, तो 26 का सही उत्तर सी। 27, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत एवं रोमन व्यापार का मुख्य केंद्र था? भारत एवं रोमन व्यापार का, ये जो भी नाम है अरिकमेडो, मुजीरिस, कावेरीपत्तनम या कोरकई, ये सब चेर चोल पांडे जो संगमकालीन 3 राज्य थे उनसे संबंधित है। सही उत्तर है मुजीरिस। मुजीरिस जो था ये चेरों का तटीय बंदरगाह था और रोम के साथ यहां से भरपूर मात्रा में उस दौर में व्यापारी कार्य किए जाते थे। अरिकमेडो जो है ये पूर्वी तट पर उस दौर का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अरिकमेडो को पेडॉक भी कहा गया है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। कावेरीपत्तनम जो था इसको पुहार भी कहा जाता है और ये चोलों का, चेर चोल पांड में से चोलों का तटीय राजधानी था, जबकि कोरकई जो था ये पांड्यों की तटीय राजधानी थी उस दौर में। और 27 का सही उत्तर है बी। नंबर 28, निम्नांकित में से किस पुस्तक के लेखक वराह मिहिर नहीं है? मतलब 3 पुस्तक जो है वो वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई है और जो नहीं लिखी गई है वो है बृहत कथाकोश, ये हरिसेन के द्वारा लिखा हुआ है। तो योगमाया, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर का लिखा हुआ है जो कि गुप्तकालीन थे। 29,
किस जैन ग्रंथ में श्री कृष्ण को 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का समकालीन बताया गया है? आंसर है सी, उत्तराध्ययन सूत्र। चलिए आगे, इसमें और अभी फिलहाल कुछ नहीं। 30, गुजराती कवि सुढल ने किस पुस्तक में धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा है? तो उत्तर है उदय सुंदरी कथा। उदय सुंदरी कथा में धर्मपाल को कवि सुढल ने उत्तरापथ स्वामी मतलब उत्तर भारत का मालिक कहा है। ठीक है, यहां पर एक बात और जान लीजिए कि उत्तरापथ स्वामी धर्मपाल को शकलोत्तर पथनाथ कहा गया है हर्षवर्धन को, और शकलोत्तर पथनाथ लिखा हुआ है एहोल प्रशस्ति में, जो कि पुलकेशिन सेकंड का है। ठीक है, तो आंसर आपको डी था। कुछ बातें और यहां इंपॉर्टेंट इसलिए जान लीजिए। आदि पुराण की रचना किया है जिनसेन ने। आप प्लीज नोट कर लीजिएगा, जिनसेन जो थे वो राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघ वर्ष के दरबारी थे, और जिनसेन ने आदि पुराण के अलावा हरिवंश का भी रचना किया है। अमोघ वर्ष के दरबार में थे, आदि पुराण और हरिवंश की रचना की। जबकि ऑप्शन बी को देखिए, प्रश्नोत्तर मल्लिका राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने ही यह पुस्तक कन्नड़ भाषा में लिखी थी। प्रश्नोत्तर मल्लिका कन्नड़ भाषा में है, अमोघ वर्ष के द्वारा लिखा गया है। अमोघ वर्ष ने एक और कन्नड़ भाषा में किताब लिखी थी, नाम था उसका कविराज मार्ग। जबकि अवंती सुंदरी कथा दांडी के द्वारा लिखा गया है, और दांडी पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबारी थे। क्वेश्चन कई एंगल से हो सकता है, तो एक नाम से कई सारी जानकारियां मिल जाती हैं। खैर, आंसर इसका मैंने आपको बता दिया है कि उदय सुंदरी कथा है 30 का। 31, अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्कन के किस राज्य ने न तो उसकी अधीनता स्वीकार की और न ही कर देना स्वीकार किया? आंसर है पांडे। ठीक है, जिनकी राजधानी माबर हुआ करती थी। यहां सुंदर पांडे और वीर पांडे के बीच में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था, जिसमें कि मल्लिकाफूर ने, जो कि इस अभियान दल का प्रधान था, उसने सुंदर पांडे का साथ दिया था। लेकिन इस राज्य ने न तो कर देना स्वीकार किया और न ही इनकी अधीनता स्वीकार की। हालांकि मल्लिकाफूर को लूटपाट से भरपूर धन की प्राप्ति हुई थी। वारंगल को थोड़ा जान लीजिए। वारंगल तेलंगाना इसकी राजधानी थी। शासक थे यहां अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में प्रताप रुद्रदेव, और मल्लिकाफूर को यहीं पर वारंगल में ही प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा दिया था। तो कोहिनूर हीरा का पहला जो एविडेंस है वो यहीं मिलता है। कोहिनूर हीरा कुछ दिन पहले ही कहा जाता है कि गोलकुंडा के खान से निकला था। ठीक है, तो वारंगल का भी महत्व है। देवगिरी पर मल्लिकाफूर ने 2 बार आक्रमण किया, एक बार 1307-8 में और दूसरी बार 1312 में। होयसल ये इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी, यहां पर भी मल्लिकाफूर ने अभियान किया था और सब जगह खूब लूटपाट किया था। 32, किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा से बिदर स्थापित कर दिया? जब 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू के द्वारा, तो राजधानी गुलबर्गा रखी गई थी। बाद में अहमद शाह प्रथम ने, ऑप्शन बी को देखिए, इसने गुलबर्गा से राजधानी को बिदर ट्रांसफर करने का काम किया। 33, किस भक्ति संत ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद एवं रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद? अब क्वेश्चन आपसे अगर यह पूछे कि शंकराचार्य का सिद्धांत क्या था, तो अद्वैतवाद, रामानुज का तो विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, इसका विरोध किसने किया? जिनके साथ कई चमत्कार भी जुड़े हुए हैं। तो आंसर है माधवाचार्य। ऑप्शन सी को देखिए, माधवाचार्य का सिद्धांत था द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुज का अद्वैतवाद, शंकराचार्य का, माधवाचार्य का द्वैतवाद और निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद। कबीरदास आप सब जानते हैं, सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि बीजक और सुखनील में कबीरदास के विचारों का संकलन है। जबकि चैतन्य महाप्रभु सबसे बड़े भक्ति संत माने जाते हैं। नवद्वीप नदिया जिला बंगाल में 1486 में इनका जन्म हुआ था। ये जेपीएससी में क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन को अपना निवास स्थान बनाया था। कृष्ण के भक्त थे। कई सारे नाम इनके थे, निमाय पंडित, गौरांग स्वामी और विद्यासागर चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु का संबंध झारखंड से भी रहा है। झारखंड वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है।
ठीक है, टिलियागढ़ वगैरह का आप याद कर लीजिए, आपको याद हो गया होगा। 34, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य का विश्राम काल कहा जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आंसर है जहांगीर, क्योंकि जहांगीर को स्थापत्य से कम और चित्रकारी से ज्यादा लगाव था, जबकि स्थापत्य का सबसे ज्यादा विकास हुआ था शाहजहां के काल में। नंबर 35, किसने बताया है कि औरंगजेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से पोत दिया गया? आंसर है मनुची, ऑप्शन बी। 36, कौन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वह है सी, बाकी तीन आपके लिए जानकारी है। मसनद की शुरुआत गुरु अमरदास ने नहीं बल्कि गुरु अर्जुन देव ने किया था, तो सी इसका सही उत्तर है। नंबर 37, 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा किस पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने छीन लिया था? यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है। आंसर है डी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी था। जैसे कि ब्रिटिश सत्ता का लॉर्ड क्लाइव माना जाता है, ठीक वही इंपॉर्टेंस पुर्तगालियों में अल्फांसो डी अल्बुकर्क का है, मतलब ऑप्शन बी का, और इस सवाल का जवाब भी ऑप्शन बी है। नंबर 38, बंगाल विभाजन किस दिन लागू हुआ था? तो जिस दिन लागू हुआ वो डेट है 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन ए। डी को अब देखिए, 19 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा की गई थी। इस विभाजन की घोषणा के बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विरोध करने के लिए स्वदेशी और बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। जबकि 2 फरवरी 1905 जो सबसे पहला डेट है इन चारों में, इस दिन बंगाल के विभाजन की घोषणा लंदन के गृह मंत्रालय को भेजी गई थी। ये सब डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे ऑप्शन में रखे गए हैं ताकि आपको इन डेट्स को याद रख लें का काम करें आप। खैर 39, किस मराठा पेशवा ने हिंदू पद पादशाही के सिद्धांत को त्याग कर गैर मराठों को भी सेना में शामिल किया? तो आंसर है ए, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ठीक है। जबकि बाजीराव प्रथम, बी ऑप्शन को देखिए, इसने हिंदू पद पादशाही की नीति को शुरू किया था। बालाजी विश्वनाथ ये मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक माने जाते हैं। इनके समय में साहू छत्रपति थे और साहू के द्वारा बालाजी विश्वनाथ को पहला सेना करते, परिस्थितियां कुछ और थी, खैर उन परिस्थितियों मत जाइए। बालाजी विश्वनाथ को पहला सेना करते मतलब कि सेना का संगठनकर्ता बनाया गया था। और माधवराव नारायण ये बाद में आए हैं, पानीपत के युद्ध के बाद ये बने थे, लेकिन इनकी बाद में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। नंबर 40, पाणिनि के अष्टाध्यायी का यूरोपीय भाषा में अनुवाद करने का श्रेय किसे जाता है? पाणिनि के अष्टाध्यायी का यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था कोलब्रुक ने, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कोलब्रुक ने हितोपदेश का भी यूरोपीय भाषा में अनुवाद करवाया। हितोपदेश जिसके कि लेखक नारायण पंडित हैं। अब बाकी ऑप्शन को भी देख लीजिए। विलियम जोन्स, इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद करवाया। अभिज्ञान शाकुंतलम आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि पहला भारतीय ग्रंथ था जो किसी विदेशी भाषा में अनुवादित हुआ था, तो विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का, इसके अलावा विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का भी अंग्रेजी अनुवाद करवाया था। विल्किंस जो थे इन्होंने भागवत गीता का करवाया, जबकि मैक्स मुलर ने वेदों का। 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसमें देख ले, आप आराम सुनिए, लेकिन इतना देर देखने के बाद अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक बटन दबाना बिल्कुल ही मत भूलिए। एक बार यूज कीजिए और लाइक बटन दबा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। 41, 2 सितंबर 2023 को श्री हरिकोटा से प्रक्षेपित आदित्य L1 को किस दिन हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया? तो आप यहां पहले तो याद रखिए कि आदित्य L1 किस दिन लॉन्च किया गया, वो डेट सामने है। किस दिन ये वहां पर स्थापित किया गया हेलो ऑर्बिट में, यह करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और आंसर है 6 जनवरी 2024। 42, देश में हिम तेंदुआ की संख्या के लिए किए गए पहले वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इनकी संख्या कितनी है? इनकी टोटल संख्या है 718, ऑप्शन बी। जबकि भारत में सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ जो है वो लद्दाख में है, जिसकी संख्या है 477।
लद्दाख के बाद सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ है उत्तराखंड में। ये करंट अफेयर्स का चीज है, इसको भी याद रखिएगा। उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुआ पाया गया है। नंबर 43, ब्रिक्स के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है ए, अक्टूबर 2024 में इसका शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में होगा। जोहान्सबर्ग में लास्ट ईयर मतलब 2023 में हो चुका है, जो कि इस सम्मेलन का 15वां शिखर सम्मेलन था। अगला जो होगा 24 में, ये होगा रूस के कजान शहर में। और बाकी सब आपके लिए जानकारी है। 1 जनवरी 2024 से इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई है। हालांकि यहां एक बात याद रखिए कि जब जोहान्सबर्ग में 15वां सम्मेलन 2023 में हुआ था तो 6 नए सदस्य बनाने की बात हुई थी, लेकिन बाद में अर्जेंटीना ने इनकार कर दिया। ठीक है, तो अर्जेंटीना के नहीं बनने के बाद वो संख्या 6 से 5 हो गई और ये संख्या टोटल 5 से बढ़कर के 10 हो गया। और बाकी आपके लिए जानकारी है, आप बाकी ऑप्शन को भी देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बीपीएससी में पूछा भी था कुछ इस तरह का क्वेश्चन G20 पर। 44, मार्गरेट द्वितीय के पद छोड़ने के पश्चात प्रिंस फ्रेडरिक ने किस देश के राजा के रूप में सत्ता संभाला? आंसर है डेनमार्क। 44, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रो मुख्य अतिथि थे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। वो इस बार के चीफ गेस्ट थे। इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में किस वर्ष को मनाया जाएगा? अभी जब इमैनुअल मैक्रो आए थे उसी के बाद ये डिसीजन हुआ है और 2026 इसका आंसर है। ठीक है, रक्षा सौदा वगैरह हुआ है, उसी के संदर्भ में ये इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन मनाया जाएगा 2026 को। नंबर 47, ब्रिटेन के हैनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट को 199 देशों में कौन सा स्थान दिया गया? अलग अलग आधार पर इसका रैंकिंग होता है, जिसमें भारत को 80वां स्थान दिया गया है और जो सबसे नीचे स्थान पर है वो अफगानिस्तान, उसको 104वां स्थान मिला है। ठीक है, तो भारत के लिए आंसर यहां पर डी। 48, जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी चर्चा पत्र के अनुसार 2013-14 से 2022-23 में भारत में बहुआयामी गरीबी कितना प्रतिशत कम हुआ है? तो आंसर है बी, 11.28%। इतना गरीबी अब रह गया है भारत में और कम हुआ है इस पूरी अवधि में 17.89। मतलब कि 2013-14 में कितना था, तो ए और बी को जोड़ेंगे तो 2013-14 वाला फिगर आ जाएगा। फिलहाल ये नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 11.28% गरीबी भारत में रह गया है। नंबर 49, 2024-25 के अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना रहने का बजटीय अनुमान है? आंसर है 5.1%। ए नंबर को देखिए, बी को देख लीजिए। 5.9% ये 2023-24 का बजट का अनुमान था और 5.8 2023-24 का संशोधित अनुमान था। ठीक है, तो इसका आंसर है ए 5.1। 5.9 23-24 का बजट का अनुमान था, सी संशोधित अनुमान है। डी का कोई मतलब यहां नहीं है, वैसे ही एक फिगर है। और लास्ट क्वेश्चन इस सेट में हम बाकी जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर आपको जल्द उपलब्ध करा देंगे। 2024-25 के अंतरिम बजट में ब्याज भुगतान कुल प्रस्तावित व्यय का कितना प्रतिशत है? बजट का सबसे बड़ा खर्च जो होता है वो ब्याज का भुगतान ही होता है और इसका आंसर है 24.9, मतलब ऑप्शन सी। तो ये मॉक टेस्ट का 50 क्वेश्चन का आंसर, रेस्ट 50 का हम अभी ऐसे बताए कि आपको कुछ समय बाद उपलब्ध करा देंगे। वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्द।